नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएस चीन रूस से रिश्ते कितने चुनौतीपूर्ण, कैसे संतुलन बना रहा भारत, विदेश मंत्री ने बताया। खबर में आगे जिक्र होगा कि भूटान के प्रधानमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन, 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा, अयोध्या में खास तैयारियां। आगे जिक्र होगा कि उल्टा पड़ा ट्रंप का दाव, रूसी तेल की खरीद बढ़ाने को तैयार भारत, पुतिन दे रहे तगड़ा ऑफर। खबर में आगे आपको बताएंगे कि एनडीए का बिहार बंद, अखबारों में भावुक अपील, पीएम मोदी की मां को गाली ने राहुल की मेहनत की खाली। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों का लिया जायजा, गया जी को देंगे करोड़ों की योजनाओं का स्वागत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूएस चीन रूस से रिश्ते कितने चुनौतीपूर्ण, कैसे संतुलन बना रहा भारत, विदेश मंत्री ने इसको लेकर के दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्यों के बीच भारत को अपनी विदेश नीति में कितने बदलाव करने पड़ रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसी ताकतों के साथ सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने में देश को किन मुद्दों पर सोचना पड़ता है, मौजूदा दौर में ये रिश्ते कितने चुनौतीपूर्ण हैं और भारत कैसे संतुलन बना रहा है, इन सवालों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इन सभी देशों से इतर भारत और जर्मनी के संबंध भी ठोस रूप से बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत ही स्थिर संबंध बताया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत सहज है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कई देशों के साथ हमारे सामरिक रिश्ते हैं। यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा देश होने के नाते जर्मनी की अहमियत बढ़ जाती है। और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर दोनों देशों के रिश्तों को रेखांकित करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भारत और जर्मनी के संबंधों की अहमियत और बढ़ जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भूटान के प्रधानमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन, 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा, अयोध्या में खास तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगो 5 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उनकी ये भारत यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत आने के बाद वो अयोध्या का दौरा करेंगे और अयोध्या में भूटान के पीएम राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे 5 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और उनकी पत्नी ओम ताशिम डोमा भी उनके साथ अयोध्या आएंगी। अयोध्या में सूडान के पीएम भगवान श्री रामलला, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन विशेष तैयारियों में जुट गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उल्टा पड़ा ट्रंप का दाव, रूसी तेल की खरीद बढ़ाने को तैयार भारत, पुतिन दे रहे तगड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बीते 27 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया है और ये अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लागू किया गया है, जिसके पीछे वजह है भारत की रूसी तेल की खरीद। जी हां, ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियारों की खरीद बढ़ाकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उसकी आर्थिक मदद करने का आरोप लगाते हुए टैरिफ बम फोड़ा है। हालांकि अमेरिका को उम्मीद थी कि उनके इस कदम से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन ट्रंप का दाव उल्टा पड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से की जा रही अतिरिक्त छूट की पेशकश के चलते भारत तेल की खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ की उनकी कोशिश उल्टी पड़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के किसी भी दबाव में आने के बजाय भारत और पहले से भी ज़्यादा रूसी तेल खरीदने के लिए तैयार है और इस बीच रूस की ओर से भारत को तेल पर भारी छूट का ऑफर भी दिया जा रहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए का बिहार बंद, अखबारों में भावुक अपील, पीएम मोदी की मां को गाली ने राहुल की मेहनत की खाली। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। मां को भगवान का स्थान देने वाले देश में किसी की मां को गाली देना मुद्दा तो बनता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को सार्वजनिक रूप से गाली देने का मुद्दा बिहार चुनाव तक गूंजता नजर आ सकता है। बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर इरादे साफ नजर आ रहे हैं। बिहार और बिहार के बाहर लगातार बीजेपी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं और रोज कोई ना कोई कांग्रेस पर भड़क रहा है।
मंगलवार को पीएम मोदी के मां के अपमान के लिए मैं राजद कांग्रेस को क्षमा कर सकता हूं, बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इस बयान के बाद एनडीए की महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। कांग्रेस से ऐसी गलतियां होती रही हैं और बीजेपी ऐसे मुद्दे को पकड़ने और फिर उसे बड़े मंच पर ले जाने में काफ़ी अनुभवी है। बीजेपी जानती है कि विपक्ष की किस भूल को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है और कैसे इससे वोटरों की भावनाओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है। पीएम की मां को गाली देकर महागठबंधन फंस गई है और राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इसे लेकर सफाई दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों का लिया जायजा, गया जी को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। जहां दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर पितृपक्ष मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले विष्णुपद मंदिर पहुंचे और वहां गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पितृपक्ष मेला क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फल्गु नदी, रबर डैम, देवघाट और सीताकुंड का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इन स्थलों पर अधिकारियों से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली। तैयारियों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पितृपक्ष मेला से जुड़े विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और इस बैठक में गया के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। योगी का विकसित भारत मंत्र युवा शक्ति बनाएगी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और अगले 2 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जबकि वर्तमान में ये चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री आईआईटी कानपुर में समन्वय के माध्यम से उद्योग अकादमिक संपर्क कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्थिरता पर विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन्हें लेकर आम नागरिक, समाज, देश और दुनिया चिंतित है और उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस, चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब। 2 वोटर आईडी का मामला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य सहयोगी दलों का समर्थन उनको मिला। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी 2 वोटर लिस्ट रखने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि पवन खेड़ा का नाम दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पवन खेड़ा को नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए नोटिस में पवन खेड़ा से 8 सितंबर को दिन में 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता को यह नोटिस नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी किया गया। इस नोटिस में कहा गया है कि हमारे संज्ञान में लाया गया है कि आपका नाम एक विधानसभा क्षेत्र से अधिक जगह आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। आयोग के नोटिस में नई दिल्ली और जंगपुरा दोनों विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पवन खेड़ा के नाम से संबंधित डिटेल्स का भी उल्लेख किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फडणवीस सरकार ने ओबीसी मुद्दे पर बनाई 6 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति, बैठक से छगन भुजबल रहे नदारद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण विवाद को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला लिया है। इसमें तीनों सत्तारूढ़ दलों में 2-2 मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग थी कि सभी मराठाओं को कुणबी जाति में शामिल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की तैयारी में चीन, सीपैक 2 के लिए रखी मुश्किल शर्तें, शहबाज मुनीर दोनों परेशान। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अगले चरण को लेकर पाकिस्तान के सामने कई सारी नई शर्तें रखी है। CPEC 2 को लेकर रखी गई इन शर्तों से पाकिस्तान बहुत परेशान है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर चीन दौरे पर इन शर्तों को लेकर चीनी अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने CPEC 2 को लेकर काफ़ी उत्साह का प्रदर्शन किया था। चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हालांकि ये परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफ़ी को लेकर विवादों में घिरी है।
दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने बीजिंग में 2 से 4 अगस्त तक हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि CPEC का दूसरा चरण तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों और संपत्तियों की विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देगा। चीन CPEC से जुड़ी परियोजनाओं पर बार बार हुए आतंकवादी हमले से परेशान है। ऐसे में वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि शहबाज सरकार ये दिखाए कि वो श्रमिकों, निवेश और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए क्या योजना बना रही है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टैरिफ पर ट्रंप को धूल चटाने की मुहिम चलाएगी बीजेपी। 25 सितंबर से शुरू करेगी ये मेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 25 सितंबर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू करेगी जो 3 महीने तक चलेगी। पार्टी की ओर से यह अभियान 25 सितंबर से शुरू होगा और ये 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। दोनों ही तारीख बीजेपी और इसके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छोड़ने के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वाले विचार को आगे बढ़ाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को भारत पर भरोसा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, पीएम मोदी ने इशारों में ट्रंप को सुनाया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और उसके साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने को तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए जल्द ही अगली पीढ़ी के सुधार शुरू करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8% बढ़ी है और उनका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामान पर लगाए गए टैरिफ की ओर था। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर उम्मीद और अनुमान से बढ़कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे समय में 7.8% की वृद्धि हासिल की है जो दुनिया भर में आर्थिक चिंताएं और आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियां हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल गेम खेल रहा चीन, मोदी संग मुलाकात के बाद अब मुनीर संग गलबहियां करते दिखे जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात की। ये मुलाकात संघीय सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद हुई है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। मुनीर तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे और वो बुधवार को जहां जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली चीनी सेना की भव्य परेड में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं, संभवी चौधरी का दावा, 225 सीटों के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के उभरते चेहरों में से एक है समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी। वो दलित, महिला और युवा तीनों आयामों का प्रतिनिधित्व करती है और खुद को एक अलग भूमिका में देखती है। परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है कि राजनीति उनके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद है। एनडीए गठबंधन विपक्ष की रणनीति, महिला युवा समीकरण और प्रशांत किशोर फैक्टर पर उन्होंने खुलकर बात की। संभवी चौधरी ने कहा कि राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद है, मैं इसे कभी बोझ नहीं मानती। महादेव जब तक चाहेंगे तब तक राजनीति में रहूंगी। बचपन से मैंने देखा है कि मेरे दादाजी को क्षेत्र का अपार प्यार मिला है, पिताजी को क्षेत्र का अपार प्यार मिला और मुझे भी जनता उसी प्यार से नवाज रही है। ये जनता का ही आशीर्वाद है कि मैं संसद तक पहुंच पाई हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी से भारी बारिश की चेतावनी राज्यों में जारी किया गया रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के कई ज़िले भी प्रभावित हुए हैं और इन राज्यों में आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली के आसमान में आमतौर पर बादलों के छाए रहने की संभावना है और कई जगहों पर
हल्की से बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसी तरह गुरुवार को भी बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बुधवार को दिन में 1-2 बार हल्की से बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1124 पहुंची। पीएम मोदी ने महासंकट में बढ़ाया दोस्ती का हाथ और किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1124 हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है। रविवार देर रात को एक पर्वतीय क्षेत्र में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप से गांव तबाह हो गए और लोग घंटों मलबे में फंसे रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने बताया कि घायलों को निकाला जा रहा है और इसलिए ये आंकड़े बदल सकते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट में 2 जगहों से नाम पर बुरे फंसे पवन खेड़ा। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, 2 वोटर लिस्ट में नाम होने के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अब फंसते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है। बीजेपी ने दावा किया था कि पवन खेड़ा का नाम 2 वोटर लिस्ट में शामिल है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं। अमित मालवीय ने कहा कि ये बात सामने आई है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नज़दीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर हैं जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में, जो क्रमशः पूर्व दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए ने 4 सितंबर को बुलाया बिहार बंद। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होने वाला है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल चुनाव है। कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच बीजेपी और एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है और सूत्रों के मुताबिक ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। दरअसल कांग्रेस की हाल ही में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे। पीएम मोदी ने पूरे मामले को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और भावुक होकर कहा कि ये सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि हर मां बहन का अपमान है। मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी जाएंगी। मोदी ने कहा कि मां हमारा संसार है, मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि मैं जानता हूं आप सभी को, बिहार की हर मां को ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मुझे पता है जितना दर्द मेरे दिल में है उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है। और उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे अपने से अलग कर दिया ताकि मैं आप जैसे करोड़ों माताओं की सेवा कर सकूं। आप सब जानते हैं कि जब अब मेरी मां जीवित नहीं है, कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी वो माँ जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो अब नहीं रही, उसे राजद और कांग्रेस के मंच से गालियाँ दी गई। बहनों और माताओं, मैं आपके चेहरे देख सकता हूँ, मैं उस दर्द की कल्पना कर सकता हूँ जो आपने महसूस किया होगा। मैं कुछ माताओं की आंखों में आंसू देख सकता हूँ और ये बहुत दुखद और दर्दनाक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने शुरू किया 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वोटर्स के सत्यापन का अभियान, दिल्ली से किया आगाज़। यहाँ दोस्तों, पूरे देश में 100 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के मतदाताओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये काम निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को साफ करने के मकसद से शुरू किया है और इसकी शुरुआत दिल्ली में चुनाव कार्य के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देकर हुई है और इस प्रक्रिया के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन मतदाताओं का विवरण सही हो। निर्वाचन आयोग का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना और ये सुनिश्चित करना है कि 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स का विवरण सटीक रूप से अपडेट हो और ये कवायद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से अलग है। सूत्रों के मुताबिक ये एक बड़े राष्ट्रव्यापी निरीक्षण अभियान की शुरुआत है और आयोग ने
बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग पर फाइनल डील का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है और पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। एनडीए गठबंधन राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है, साथ ही लालू यादव के जंगल राज की याद दिला रहा है। दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे नेता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग जारी करेगा नया वोटर कार्ड। 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद जिन मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज होंगे उन सभी को चुनाव आयोग एक नया वोटर आई कार्ड जारी करेगा। चुनाव आयोग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अंतिम मतदाता सूची के सामने आने और उनमें मतदाताओं की ओर से मुहैया कराए गए फोटो की स्थिति को देखने के बाद लिया जाएगा।